हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक गाइड चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी। अब ये मैथ पेडागोजी मैं पढ़ाने जाऊंगा। आपको पता है किस में आती है, तो आपको सब लोगों को पता है कि ये सीटेट की बात की जा रही है। सीटेट में आपका जो है पेडागोजी बेस्ड पेपर होता है, जिसमें कि आपका सीडीपी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर आपकी मैथ हो या ईवीएस हो, सबका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछे जाते हैं जो कि थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स हैं जो कि मैंने इनसे पढ़ाई की है और इनके द्वारा मैंने अपना सीटेट को काफ़ी टाइम जो है पास भी किया है, और वो भी 100+ मार्क्स के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस पर मैसेज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी जो है ऑल टाइम अब बिजी रहता हूँ। तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये नोट्स अगर परचेज करेंगे क्योंकि आप अगर नोट्स बनाने जाने तो बहुत सारी बुक्स में ज़रूरत होती है, क्योंकि एक कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि आप सीटेट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सोर्सेज से आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब आप जाके किसी एक क्वालिटी ऑफ नोट्स को मेक कर पाते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को, नोट्स को पढ़ना यानी उसको समझा के अगर पढ़ पा रहे हैं तो अच्छे से, क्योंकि किसी भी नोट्स को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, वो समझना बहुत जरूरी। तो मैं आपको ये लेक्चर भी दे रहा हूँ, प्लस आपको परचेज कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी पहली वीडियो आ रही है जो कि सीटेट मैराथन के करके आ रही है, और सीटेट में आपकी जो कंप्लीट हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के साथ। तो इसमें देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की पेडागोजी। तो सबसे पहले लिखा है कि गणित शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्राइमरी लेवल पे पूछा जा रहा है और किस लेवल पूछा जा रहा है। तो अगर पूछे शिक्षण, गणित का जो शिक्षण है यानी गणित एजुकेशन यानी उसकी टीचिंग अगर आपको कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, तो उसमें क्या उद्देश्य है, तो हम कहेंगे विदाउट लेवल। ठीक है, इसमें विदाउट लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और NCF 2005 के अनुसार विद्यालय जो है शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना है, यानी उनकी जो सोच को क्या करना है, हम गणितीय के यानी गणितीकरण, एक उनका माइंड सेट जो है गणित के अकॉर्डिंग सोच ऐसी डेवलप करनी कि गणित के कॉन्सेप्ट, गणितीय सोच को वो डेवलप कर सकें, जो कि ये किस पे है, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं कि प्राथमिक जो है संकीर्ण, ठीक है, स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम यहाँ जानेंगे। दूसरी बात क्या है कि प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर है कि माप तोल की इकाइयाँ और संख्या संबंधी कौशल गणित संक्रिय का विकास करना है। तो यहाँ पर आप प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बच्चे में हमें क्या डेवलप करना है, तो उसमें नाप तोल करने की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो हो गए, संख्या संबंधी कौशल हो गए, और गणितीय संक्रिय का विकास करना होता है, यानी वो संख्याओं को समझे, उनकी यूनिट को समझे, उनसे संबंधित कुछ कौशल हैं उनको समझे। ठीक है, आपने देखा होगा कि NCERT जो बुक्स हैं 1 to 5 की, वो कितनी ज़्यादा व्यवहारिक हैं, बच्चों को ऐसा लगे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं, आपके इन्वायरमेंट से बहुत कनेक्टेड हैं। पहले बुक ऐसी नहीं हुआ करती है, क्योंकि हमारा NCERT भी यही कहता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी आउट ऑफ द आपका इन्वायरमेंट है कनेक्ट होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद कहाँ जाएगा, वो आपके समाज में जाएगा, समाज से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो सेकेंडरी लेवल पे अगर बात करें तो उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आपको लग रहा होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपका उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इम्पोर्टेंट अगर हम कहें, सिग्निफिकेंट क्या है, तो अगर तो यहाँ पर परिकलन संबंधी कौशल हो गया, ठीक है, और फिर एवं अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना है, यानी अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, और मूर्त जो हो गया आपका यानी जो आपको देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बोलूँ स्टैचू है तो आप देख सकते हो, बट मैं क्या थिंक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं दुखी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं, दैट इज अमूर्त। और आपका मूर्त वो चीज़ जो आपकी दिखती है, का विकास करना है। परिकलन संबंधी कौशल हो गया, उसका विश्लेषण योग्यता को विकसित करना है, समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लेवल पे जाके होता है, प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है। फिर NCERT जो है, नोट करके मैंने लिखा है कि NCERT किसी एक विषय को पढ़ाने की बात नहीं करती है, यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे 4 उसमें ऑप्शन दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि NCERT किसी एक विषय की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि NCERT किसी भी विषय को पढ़ाने की जो है बात नहीं करता है, किसी भी एक विषय की बात नहीं करता है। ठीक है, कोई भी एक विषय पढ़ाने की बात नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपकी बुक्स आती हैं उसमें ही मैथ भी है, उसमें मतलब कि साइंस का चैप्टर है, उसमें सामाजिक का चैप्टर है, उसमें मैथ का भी कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब सारी चीज़ें कम्प्रीहेंसिव करके एक साथ यानी होलिस्टिक वे में आपको दिया जा रहा है।
उसके बाद आता है मैथ का नेचर की बात करेंगे। अब मैथ का नेचर अगर कहता है यानी प्रकृति, ठीक, तो सरल अन्य विद्यालय की अपेक्षा सुदृढ़ यानी भूला नहीं जाता है। ठीक है, एक तो सरल है, वैसे कहते हैं कि मैथ कठिन है बट ऐसा है नहीं, बहुत सरल है और विद्यालय की अपेक्षा जो सुदृढ़ यानी भूला नहीं जा सकता, मैथ का नेचर। दूसरी बात यथार्थ यानी एग्जैक्ट यानी क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट है। यानी हमें पता है कि मैथ जो है स्पष्ट है बहुत, हमें पता है कि 2+2 यानी 4 होता है, तो ये एग्जैक्ट हमें पता है कि 2+2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल देना कि 1+3 भी 4 होता है, वो तो मुझे भी पता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मतलब उसका जो लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल जो है एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका जो है आपका अंकीय जो है मान वो बहुत एकदम सार्थक कह सकते हैं या फिर एग्जैक्ट तरीके से क्लियरनेस आपको देता है। ठीक, उसके बाद नोट करके लिखा है कि लंबी आकृति का मतलब, एक क्वेश्चन आता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, क्योंकि लंबी आकृति का मतलब क्या होता है, तो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे जोड़े रखना, दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़े रखना। ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़े रखने को हम क्या कहते हैं, लंबी आकृति का मतलब कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। इसमें जो है प्रत्येक ज्ञान और सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है, एक मैंने ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है गणित भाषा के अंक कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला आता है पद, फिर आता है प्रत्यक्ष, फिर उसके बाद आता है सूत्र, फिर सिद्धांत, फिर चिन्ह, तो ये आपको काफ़ी याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गणित की भाषा क्या है, तो यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहला पॉइंट है कि गणित एक स्वतः भाषा है। गणित जो है स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर जाती है। ठीक है, आपसे नॉर्मली पूछा है गणित की भाषा की विशेषता बताइए या उसकी कोई भाषा है तो उसमें क्या चीज़ें, मतलब ये पॉइंट डाल देगा क्या वो स्वतः एक भाषा है या इस प्रकार, तो आपको ये पॉइंट जो है ये क्लियरनेस देंगे प्लस PY Q करेंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एक जो है गणित एक जो है स्वतः भाषा है जो कि विभिन्न चिन्हों जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, आपका डिवाइड हो गया, इन सारे चिन्हों एवं कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सेसर का नियम, ठीक है, विभिन्न के नियम, इस प्रकार से हम देखेंगे बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उनसे होकर चलता है। ठीक है, कैसे उनसे होकर चलेगा। गणित की भाषा जो है सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है, ऐसा नहीं समझना कुछ अलग होती है भाषा। गणित की जो भाषा है वो सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती है और गणित पढ़ने के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ क्या बोला कि गणित को पढ़ने के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं होती है या नहीं पाई जाती है। आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही आता है जेंडर वाइज पे कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा मतलब मैथ में अच्छे होते हैं क्या, मतलब इस तरीके से मैंने आपको की पॉइंट वाला मतलब बता दिया है कि इस प्रकार से जेंडर वाइज पे क्वेश्चन आ जाता है कि लड़के लड़कियों से किस प्रकार मतलब कि मैथ में बेहतर है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि किसी में भी जन्मजात मतलब कि एक योग्यता ऐसी नहीं होती कि लड़के बहुत इंटेलिजेंट होंगे मैथ में या लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होंगी मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक मिथ्या है या भ्रम है। तो दोनों ही लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दोनों ही लोग उसमें कम इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। दूसरी बात है भाषा, यानी गणित की भाषा के अंग मैंने ऊपर बताया था। तो आपका पहला क्या है, पद होगा यानी टर्म होगा, फिर कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद फार्मूला आएगा, फिर प्रिंसिपल आएगा, फिर सिंबल आएगा। तो ये आपको सिद्धांत जो है आपके अंग जो है उसके ऑर्गन यानी इसको कैसे याद रखना है। ये आपके क्या है, एक तो सीरीज में लगाने को ही पूछ सकता है और डायरेक्ट ही वैसे ही पूछ सकता है। तो यानी TCFPS ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कक्षा में गणित की भाषा कैसे विकसित करें, यानी हम बात कर रहे हैं हाउ टू डेवलप लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो लैंग्वेज की जो मैथमेटिक्स है उसको हम कक्षा में कैसे डेवलप करेंगे, यह है हमारा मुद्दा। तो हम यहाँ पर देखिए काफ़ी अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, इसको आप आज समझ लीजिए, जो काफ़ी बार यानी हर बार क्वेश्चन आने आना है इससे। कक्षा में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए एक मशहूर लेखिका पैमिला लिबेक ने अपनी पुस्तक में हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ उनके सीक्वेंस दिए हैं, जिसे मैं लेफ्ट से बोल रहा हूँ ELPS, यानी इससे आपको एक सीक्वेंस से गुजर के जाना है, जिससे आपको बच्चे में, छोटा बच्चा होता है ना, उसको समझाना, उसको चीज़ें शुरू में पढ़ाना बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वो एकदम न्यू है और उसके लिए आपको मतलब सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट पहले समझाना है। कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना तो वो सारी चीज़ें गलत ही समझेगा, यानी उसको समझाना पढ़ाना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। आप तो अगर बड़ी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके बाद जब वो कुछ अपनी माँ के पास रहता है, फिर माँ के पास रहने के बाद जब वो स्कूल में फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो उसके लिए सारी चीज़ें बताना समझाना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो पहली चीज़ उन्होंने बताई ई फॉर होता है आपका, हिंदी में पढ़ेंगे साकार वस्तु के मतलब साथ अनुभव कराएं, यानी एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले उसे हम दिखाएंगे कि भाई जैसे मान ली सपोज मैं ले रहा हूँ कि एक एप्पल, तो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एक सेब है, तो यानी उसे साकार अनुभव कराएंगे, फिजिकली ऑब्जेक्ट दिखाएंगे कि दिस इज एप्पल। ठीक है, फिर एल लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, अब भाषा का वर्णन करेंगे, यानी मैंने दिखा दिया उसको, मैं अभी कुछ बोला नहीं हूँ, मैंने उसे दिखाया और उन्हें देखा, उसके बाद उसके घर में उससे पहले पता लग चुका होगा कि हाँ ये एप्पल है, लेकिन अब उसको व्यवहारिक तरीके से एग्जैक्ट तरीके से कि किस प्रकार से डिफाइन करना है वो सारी चीज़ें बताने की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाया कि दिस इज एप्पल, और उसके बाद फिर अब मैंने उसे बताया कि भाई ये बच्चों को बताया ये एप्पल होता है, इसका कलर रेड है, ये मतलब गोल होता है, इसमें 2 पत्तियाँ हैं, इसमें खाने में मीठा लगता है। ठीक है, इस प्रकार से उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद अब रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया मैंने, भाषा के द्वारा से बता भी दिया। और थर्ड पॉइंट पी फॉर पिक्चर, यानी अब पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी अब पिक्चर के माध्यम में फ्लैश कार्ड के द्वारा से हम दिखाएंगे कि ये जो फ्लैश कार्ड है और ये एप्पल है। तो ठीक है, अब मैंने एप्पल को साइड कर दिया, मैंने उसे दिखाया फ्लैश कार्ड, यानी क्या ये फ्लैश कार्ड मतलब जो कार्ड बना हुआ होगा उसमें आपको क्या होगा कि उसमें उसकी पिक्चर बनी हुई होगी। तो बच्चे को ये भी तो पता होना चाहिए कि एप्पल तो देख लिया लेकिन पिक्चर भी नहीं पहचान पा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि जो आपने रियल ऑब्जेक्ट दिखाया था उसके बाद पिक्चर में जो दिखाया था, तो दोनों कुछ चीज़ों को वो मतलब कि जो है क्या बोलते समझ करने, मतलब उसको पहचान पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, समझ में आ रहा है कि पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है। तो अब मैंने उसको फ्लैश कार्ड दिखाया दैट इज़ एप्पल, तो वो अगर पहचान पाता है कि हाँ ये एप्पल है, तो मतलब मेरी बात जो है उसके माइंड में सेट हो रही है। उसको चित्र का अनुभव कराएंगे, मतलब क्या करेंगे, चित्र का अनुभव कराएंगे। और फिर बाद में सिंबल आफ्टर दैट, यानी लास्ट पॉइंट इज दैट सिंबल रिप्रेजेंट, यानी सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जनरलाइज करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, सिंबल दिखाएंगे, यानी जैसे ए फॉर एप्पल। आजकल तो ABCD चेंज हो गई है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद से। ठीक है, लेकिन हाँ बचपन से हम क्या पढ़ आ रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बेसिक नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। तो आपने क्या है याद रखना है, ई फॉर आपका एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसके बाद एल फॉर एनी लैंग्वेज that describe that experience, and P for picture that represent that experience, and S for symbol that generalize that experience, वो जनरलाइज कर सके, उसको क्या कर सके, उसके प्रति उसमें भावना जो भी चीज़ बनी है उसके माइंड सेट में जो पिक्चर बनी है उसको प्रयोग कर सके, समझ सके, यानी सिंबल लास्ट में सबसे। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप सोच रहे हैं कि हर बात पे ये बोलने क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अब जो है सो है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आधे का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे। अब कोई बच्चा है बहुत छोटा, उसे आप बताइए कि आधे का कॉन्सेप्ट समझाना है। अब उसे आप बोलेंगे भाई एक है 1/2 कर दिया या इसका आधा हो गया, तो वो क्या 1/2, या तो 2 तो नीचे है 1 ऊपर है, तो कैसे हो गया, मतलब उससे आप कॉन्सेप्ट समझाना है आधा कैसे है। तो देखो भाई ये एक चित्र है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने 1 का हाफ करना है, 1/2 यानी 2 कर दिया, दैट इज इक्वल टू मतलब हाफ हो गया, बट उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो जो है बच्चा न्यू है, छोटा है, और अभी उसके कॉन्सेप्ट कोई क्या हो रही, बिल्डिंग हो रही है, यानी बिल्डअप कर रहा है वो कॉन्सेप्ट, तो उसे समझाना एक टिपिकल टास्क है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है। देखिए चित्र दिखा रहे हैं 1/2 और फिर आपका फुल चित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक ये पूरा है नहीं ग्लोब आपका, फिर साकार वस्तु, यानी अब जो ऊपर हमने किया था उसको नीचे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपका ई है फिर एल है। ठीक है, ई और एल है, तो ई दिखाना है आपको साकार वस्तु, यानी सबसे पहले हमने उसे दिखाना है ग्लोब्स, यानी ये ग्लोब है। ठीक है, या फिर एप्पल दिखा दो। एप्पल दिखाने के बाद फिर सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, पी, यानी अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, ई से हमने उसको रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया, रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, फिर एल, यानी अब उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बारे में हमने बता दिया शब्दों से, मतलब उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 का जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, तो वो इस प्रकार से हम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी एप्पल को हाफ काट दिया फिर उसके बारे में बताया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप अगर किसी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं और जब ट्रेनिंग चल रही होगी आपकी छोटे बच्चों के साथ जब डील करेंगे, तो आपको रियल में ये चीज़ें जो आपकी ट्रेनिंग है या जो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। कक्षा 3rd के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, उसके बाद कह रहा है आधे का चिन्ह दिखाता है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर कहता है कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अभी बताइए, आपको ये क्वेश्चन आया है तो मैंने जो ऊपर थ्योरी पढ़ाई है वो सेम क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है। इसके जैसे क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे और आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे कोड लिख दिया है 3412। आप इससे कोड को ना भी देखें तब भी आप पता लगा लेंगे कि 3 का मतलब सबसे पहले हम मूर्त यानी उसे हमें अब रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखाना है जो आधा है उसके बारे में। उसके बाद फिर हम 4 नंबर पे जाएंगे, कहानी यानी शब्द यानी उसको हम लैंग्वेज के द्वारा भाषा के द्वारा उसके बारे में समझाएंगे। फिर 1 यानी चित्र दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड मैंने बताया था। और फिर बाद में लास्ट में आपको सिंबल यानी चिन्ह दिखाना है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा और जो ये आपकी थ्योरी है मैंने ऊपर जो बताई है वो आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा हाथ का बिल्कुल बेसिक है यानी इनफॉर्मल तरीके से है, फॉर्मल तरीका कुछ भी नहीं है कि बहुत बुक की तरह लिखा हुआ मिलेगा, नहीं। तो अनुभव और फिर भाषा, फिर चित्र, फिर प्रतीक। तो सबसे पहले अनुभव कराएंगे, उसे फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिर उसे भाषा यानी प्रयोग करके बताएंगे, फिर उसके बाद चित्र दिखाएंगे, फिर उसका प्रतीक। ठीक, तो इस प्रकार से आप हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि गणित में जो सोच है यानी थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपका अभिसारी और अपसारी, देखिए सबसे पहले चीज़ें हैं, आप अगर इंग्लिश से भाग रहे हैं तो आपके लिए समस्या है, आप भागे नहीं, उसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश को भी आप अपने साथ ही सोच लें कि ये मेरे साथ ही चलने वाली है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो यहाँ आप इसको जो नाम याद रखेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट याद करके रखें। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है यहाँ समझेंगे। देखिए बंद क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जेंट, C4 क्लोज, ठीक है। और D4 आपका यहाँ पर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D4 होता है डाइवर्जेंट यानी फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो एक को याद कर लिए, मतलब C4 क्लोज हो गया तो सेकंड वाला ओपन होगा, तो मतलब क्लोज C4 और D4 ओपन। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि कन्वर्जेंट या अभिसारी जो होता है वो क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसका एक ही आंसर है, कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने बताया मेरा नाम जो है, आपका कुछ भी नाम है XYZ, तो आपने वो नाम बता दिया, मतलब और कोई नाम तो नहीं हो सकता ना। अब आप ये बोलेंगे मेरा घर का ये नाम है, नहीं, जो आपका डॉक्यूमेंटल नेम है आप वही बताएंगे। तो मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे ये होता है, प्रधानमंत्री, आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे मोदी हैं। तो इस प्रकार से ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बेस्ड आंसर होता है। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी रास्ते से आएंगे लेकिन पहुंचेंगे एक ही पॉइंट पे पहुंचना है, दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखिए मैंने अपनी समझ के अनुसार इन चीज़ों को काफ़ी सरल किया है। जैसे ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है, ऐसे प्रश्न फैक्ट पे आधारित होते हैं, मैंने बताया फैक्ट आधारित होंगे, ठीक है। जिसका जैसे लाल किला की बात करें तो कहाँ, दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में ही होगा ना। उसके बाद आपका आता है ऐसे प्रश्न अपने विचारों को रखने के अवसर प्रदान नहीं करते। आप अपने थॉट या अपने एक्सपीरियंस या अपनी किसी भी बात को नहीं रख सकते, इसमें आपको जो चीज़ है बस वही बताएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे जैसे दे रखा है कि 3 + 7 = 10। उसके बाद बोला है कि मुक्त, यानी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो खुला मुक्त यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर एक से अधिक प्रश्न के द्वारा दिया जा सकता है। यानी मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि आपको मान लो किसी ए प्लेस पे जाना है, उस जगह पर जाने के लिए आपको बहुत सारे रास्तों से जा सकते हो, तो मतलब क्या है, अगर उस गली का उस ए का एक ही रास्ता है तो दैट मीन वो क्लोज एंडेड हो गया। और अगर वो जो है पर्टिकुलर प्लेस, उस पर कई रास्तों से आप जा सकते हो, मल्टीपल आपके रूट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट, मतलब आपकी थिंकिंग हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। आज मुझे लगता है कि बिल्कुल कंप्लीटली बुक से कितना पढ़ लेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ऐसे आइडियाज़ पर आधारित होते हैं, मतलब आप इस पर अपने आइडियाज़ भी रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आप इस पर अपने आइडियाज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर, अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश में मतलब बेरोजगारी क्यों, तो आज मार तमाम जो है डायमेंशन रख सकते हैं। तो मतलब ये कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। जैसे कि यहाँ पर 10 को हम 1 + 9 भी कर सकते हैं, 2 + 8 भी कर सकते हैं, 7 + 3 भी कर सकते हैं, यानी कितने डायमेंशन होगा इसके, और यहाँ पर केवल एक ही डायमेंशन दिखाया गया है, तो मतलब ये है। दूसरा आता है कि ये क्वेश्चन, ये भी टॉपिक बिल्कुल ऐसा है कि आपको देखने को मिल ही जाता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। आपका जो है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग आप समझ रहे होंगे, डायग्नोस्टिक कैसे क्या मतलब है, तो समझेंगे। डायग्नोस्टिक का मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपको लैब पैथोलॉजी लैब में भेजेगा कि भाई आप ये फलाना
टेस्ट करा के आइए। आप ये जो है क्या करेंगे कि आपकी कोई दिक्कत है, अगर आपने 2-4 दिन दवा दी नहीं समझ में आ रही तो वो ब्लड टेस्टिंग कराता है, तब जाके उससे रिपोर्ट आती है, उसके बेस पे फिर आपका वो एग्जामिनेशन करता है और फिर आपको दवा चलाता है और आफ्टर ऑल ठीक हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन हमारे साथ स्टूडेंट की भी होती है। अब स्टूडेंट इसको छोड़ दीजिए, अब मैं से समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट हम क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लास में आप छोटी क्लास में गए, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, हो गया आपको 1 महीना, आप देख रहे हो कोई बच्चा बहुत शांत रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है और सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप पढ़ा रहे हैं, सारे 10 टॉपिक पढ़ाए, 10 में से उनने 9 अच्छे से कर लिए, एक टॉपिक कोई नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि कहीं प्रॉब्लम है। तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब डायग्नोस करेंगे, फिर उसी पर्टिकुलर चीज़ पे क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे उसे, चाहे आप अपार्ट क्लास उसे अलग से, मतलब कि क्लास से अलग हट के उसे समझाएं, जिससे कि उसको चीज़ समझ में आ जाए। तो वही चीज़ हम बताने चाह रहे हैं कि डायग्नोस का मतलब किसी टॉपिक का एरर का कारण जानना, यानी उसको किस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो वो चीज़ को जानना, वो आपका डायग्नोस्टिक होता है। और रेमेडियल टीचिंग जो होता है, जिस भी चीज़ यानी जिस से उसे प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाया जाना, यानी बच्चे को कोई दवा दारू तो नहीं दे रहे यहाँ पर, लेकिन उसके जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिससे कि वो उसमें फुलफिल हो सके, वो उसको अंडरस्टूड हो सके, वो समझ सके, आने वाले समय में उसके साथ वो डील कर सके। तो ये होता है आपका उपचारात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बोला गया है कि उपचारात्मक कार्य में गणित शिक्षण से संबंधित आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री। अब जो है उपचारात्मक जो आपकी एक टीचिंग है, उसमें बहुत सारे इसके टूल्स कह सकता हूँ मैं, ठीक है, टूल्स के यूज़ करते हैं या फिर अधिगम सामग्री ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग ऐड, ठीक है, एसोसिएटेड टू रेमेडियल टीचिंग, ये आपको देखने को मिलेगी काफ़ी। तो सबसे पहले अबेकस। अबेकस क्या होता है, अब इसमें मैं पिक्चर सॉरी नहीं ला पाया हूँ, लेकिन पिक्चर में नेक्स्ट टाइम आपको जरूर दिखाऊंगा कि अबेकस क्या होता है। गिनतारा चीन में विकसित हुआ। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद रखनी, 3-4 पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, वैसे बड़े बड़े पॉइंट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने याद करने के कॉन्सेप्ट में लिखा है कि अबेकस यानी उसको हम गिनतारा भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चीन से विकसित हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, संख्याओं जो होती है उनका शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है, यानी संख्याओं को शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। दूसरा, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट, यानी आप देखते हैं ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो आपका क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है, तो वो स्थानीय मान जो है उसका कॉन्सेप्ट को समझाने में क्या कहते हैं, हेल्प करता है, ठीक है, उसकी गणना करने में हेल्प करता है। और सॉरी कॉन्सेप्ट बेस करता है किसका, स्थानीय मान का, उसको कहते हैं अंडरस्टूड करने में हेल्प करता है। दूसरी बात आपकी गणना करने में, यानी गणना करने 1 2 3 बच्चों को सिखाने में अबेकस का हेल्प करता है। तो अबेकस आपको समझ में आया, आज आप जाके अबेकस को आप क्या करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, पिक्चर के साथ आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा। लेकिन नोट में लिखा है, लिखने में नहीं होता है, ठीक है, लिखने में कोई भी हेल्प नहीं करता है ये अबेकस। अब आता है टैनग्राम। टैनग्राम क्या होता है, इसका प्रयोग ज्यामिति की 2D, ध्यान रखेंगे 2D बोला गया है, आकृतियों को पहचानने में किया जाता है, 2D आकृति को रिकॉग्नाइज करने में किया जाता है। इसकी 7 ज्यामितीय आकृतियों में से 5 त्रिकोण होते हैं। इसकी क्वेश्चन पूछा गया इसमें, मतलब पूछा गया कि आपका जो टैनग्राम है उसमें जो उसकी 2D आकृति को पहचानने में उसमें ज्यामितीय आकृतियाँ कितनी होती हैं, उसमें भी पूछा गया त्रिकोण कितने होते हैं, आपके वर्ग कितने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है कि 7 ज्यामितीय होती हैं आकृतियाँ, पहली बात। उसके बाद 5 आपके ट्राइंगल होते हैं, एक आपका वर्ग होता है, एक आपका समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बना रखा है, ये आपको याद करने में, एक 5 ट्राइंगल हो गए, 5 आपके स्क्वायर हो गए, और 5 आपका 1 स्क्वायर हो गया, 1 आपका क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका 7 हो गया टोटल। फिर यह भी चीन में विकसित हुआ है, यानी हमने 2 चीज़ें पढ़ी, टैनग्राम और अबेकस, दोनों जो हैं चीन में विकसित हुए हैं। उसके बाद है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, जो शायद आपने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, जियो बोर्ड को आप जियो बॉक्स मत समझ लेना। जियो बोर्ड जो है ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है, जिसे घन घनाभ बेलन आदि, घन घनाभ बेलन आदि, आप सोने सिलेंडर हो गया आपका, जो मतलब आपने देखा घन हो गया, एक आपने जैसे कि आपने पासा देखा है, सेम घनाभ पासा, ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। तो सेम इसके बाद आता है जियो बॉक्स। जियो बॉक्स जो है चांदा स्केल वाली, ये आपने यूज़ भी करा है। जियो बॉक्स ज्योमेट्री से ज्योमेट्रल जो होती है ज्योमेट्री से संबंधित है, आपके गणितीय उपकरण रखे जाते हैं जिसमें कि चांदा स्केल इत्यादि वगैरह होते हैं। फिर आपका आता है संख्या चार्ट यानी ग्रिड, इसका प्रयोग आपने करा हुआ है, तो इसका प्रयोग दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। संख्या चार्ट
या ग्रिड पेपर। इसका जो प्रयोग है वो दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दशमलव संबंधी जो आपके रिलेटेड एरर होंगे उनको दूर करने के लिए किया जाता है, इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आता है बिंदु शीट या डॉट पेपर। बिंदु शीट या डॉट पेपर क्या होता है, तो इसमें देखेंगे सममिति और परावर्तन। ठीक है, सममिति और परावर्तन जो है आपकी ज्यामिति संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि वृद्धि के लिए होगी, यानी परावर्तन रिफ्लेक्शन और फिर आपकी सिमेट्री लाइन। सिमेट्री मतलब किसी को डिवाइड करना बीच में सा, वो चीज़ होता है, उसको हम कैसे सबमिट करेंगे तो समझने के लिए होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है वृत्तीय किट का प्रयोग। वृत्तीय किट का प्रयोग कैसे होगा, भिन्नों की अवधारणा को समझने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त किट मतलब कि भिन्नों की अवधारणा को समझने के लिए किस किट मतलब क्या चीज़ प्रयोग की जाती है, आपसे दे देगा ग्राफ पेपर, ग्रिड पेपर, फिर आपसे बोल देगा कि आपका वृत्तीय किट इस प्रकार से आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए 1/4 1/4 मतलब +1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिख दिया, 2/1। तो यहाँ पर आपको देखेंगे दो मोती जो हैं आपके किट जो वृत्तीय, दो गोले पूरे हो जाएंगे, एक हाफ गोला हो जाएगा, तो मतलब इसका समझ में आ जाएगा कि 2 यानी 2 सही 1/2, इसका मतलब ये हो गया। ग्राफ पेपर आप लोग देखे हैं कि आलेख पेपर जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें 2D यानी 2D जो आपकी ज्यामितीय बिंबियाँ होती हैं, ठीक है, आकृतियाँ होती हैं, जैसे आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गए, कि क्षेत्रफल की तुलना की जाती है। इससे क्या होगा, ग्राफ पेपर से क्षेत्रफल की, ये नॉर्मली आपको ये पूछा ग्राफ पेपर से क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं, वो भी 2D वाले में। उसके बाद मोती और माला। मोती और माला क्या है, दो दशमलव संख्याओं के योग का कॉन्सेप्ट बताता है। यानी मोती और माला क्या है, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है बैक ईयर में, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो है आपका मोती और माला जो है किस कॉन्सेप्ट को समझाएगा, दशमलव संख्याओं को समझाएगा। वो भी क्या है, उसमें ऐड करने वाली चीज़ों को समझाएंगे। दशमलव संख्याओं को ऐड कैसे करा जाए, उसको ये मतलब सम कैसे करा जाए, तो उनको समझाएगा। ठीक है, इसमें एक बड़ा मोती एक छोटा मोती इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है परिकलन। परिकलन जो है क्या होता है कि गणना संबंधी दक्षता होती है। ठीक है, इसका प्रयोग उच्च कक्षा में होता है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, परिकलन कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये उच्च कक्षा में पूछा जाता है। गणित में लंबी आकृति का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वन कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ना, लंबी आकृति का मतलब होता है। ठीक, उसके बाद आता है समिति यानी सिमेट्री या समरूपता। सिमेट्री का मतलब सिंपल समझेंगे, किसी भी चीज़ का बराबर बराबर भाग में बंटना। ठीक है, समिति का विचार किसी वस्तु या आकृति के उस गुण को दिखाता है जो दिखने में समान होता है। मैंने बताया बिल्कुल समान, यानी अगर ह्यूमन बॉडी को देखूँ तो ह्यूमन बॉडी को अगर बीच से बिल्कुल अलग किया जाए तो एक किडनी इधर जाएगी, एक किडनी इधर जाएगी, एक आंख इधर और एक आंख इधर, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी और इक्वल होंगी। किडनी दोनों एक जैसी होंगी, मतलब आंख दोनों एक जैसी होंगी, ठीक है, कान दोनों एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार से यही चीज़ बता रहे हैं कि समिति का विचार किसी वस्तु या आकृति के उस गुण को दिखाता है जो दिखने में समान होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोला है कि समरूपता तब होती है जब उसका आकार बिल्कुल दूसरी आकार की तरह दिखता हो। मैंने ये सारी चीज़ बता दी है, बस पढ़ लो कि जब आकार बिल्कुल दूसरी आकृति की तरह दिखता है, ठीक है, जब हम उसे मोड़ते या घुमाते हैं तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यानी बिल्कुल सेम तरीका। बायोलॉजी से अगर कोई है तो वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा, मैथमेटिक्स से है तो वो भी शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं उनको समझाने में बिल्कुल अच्छे से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जब किसी वस्तु के भाग को वैसे ही दिखने वाली आकृति को दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसे हम रेखीय समिति कहते हैं। रेखीय यानी लीनियर सिमेट्री कैसे कहेंगे, एक कोई भी वस्तु जो है, कोई वस्तु का जो भाग बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली आकृति है जो कि दोनों भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसे हम लीनियर आपकी समरूपता कहते हैं। उसके बाद आता है कि गणित शिक्षण में त्रुटि का विश्लेषण, यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या है, तो संख्याओं और परिकलन संबंधी समस्या, यानी संख्याओं से रिलेटेड डिसकैलकुलिया को वर्ड को समझ लीजिए, आप इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर देखा है, कैलकुलेटर आप क्या करते हैं, गणना ही करते हैं, उससे जोड़ना घटाना भाग बहुत सारी तमाम चीज़ें करते हैं। तो डिसकैलकुलिया का मतलब कि गणना से रिलेटेड कमी होगी, बस बात खत्म हो गई। अक्षमता नहीं, गणितीय अक्षमता होगी। और पठन अक्षमता, तो ये जो है आपका डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया यानी इसमें आप क्या करेंगे, पढ़ने संबंधी विकार होता है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें अंक यानी और अक्षर जो हैं, लेटर वगैरह उल्टे सीधे नज़र आते हैं। आप बुक से पढ़ेंगे ना, आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि समझ में चीज़ें कम आ पाती हैं। उसके बाद आता है बैन हिले की ज्यामितीय विचार। बैन हिले का ज्यामितीय विचार है, ये डच के थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्यों है, सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब इसके कुछ चरण हैं, बस वही याद कर लीजिए, इसके बारे में आपको चरण ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है पद, पहला आता है इंग्लिश में याद करिए विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर आपका क्या कहते हैं इंटरनल इनफॉर्मल डिटेक्शन, फिर आपका फॉर्मल डिटेक्शन और फिर रिगर जो है आपका ये नहीं पूछा जाता है। तो ये 4 तक है, यानी 3 तक आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो आपका जो विजुअलाइजेशन है मानचित्र, मानसिक चित्रण, यानी हमारा मेंटल जो है मानसिक चित्रण बनना चाहिए, जिसमें आपका लेवल पूछा जाता है कि 0 लेवल में आपका कौन सा आता है। तो एनालिसिस आएगा, इंटरनल इनफॉर्मल डिटेक्शन आएगा, या फिर आपका फॉर्मल डिटेक्शन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको ये लेवल याद रखना है, 0 लेवल में क्या है, लेवल 1 में क्या है। गलती कर जाते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको याद है, 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये इसलिए आपको कन्फ्यूजन इसमें गलत होने की जो संभावना है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर 0 से लेवल स्टार्ट है, तो बच्चे सोचते हैं शायद पहला है तो 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज जाते हैं। तो कन्फ्यूज होना नहीं है आपको, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, और डिटेल में अभी देखते हैं। तो पहला जो है 0 में आप क्या करेंगे, मानसिक चित्रण बनाएंगे अपने मन में, या बच्चे के लिए कायदे में बताया तो बच्चे के मानसिक जो है किस प्रकार से उसके दिमाग में मानसिक चित्रण का जो है मैप तैयार करेंगे। उसके बाद लेवल 1 में क्या है, गुणों के आधार पर, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, अगर बुक से पढ़ेंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेवल 1 जो है आपके गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, छांटेंगे, यानी उसे गुणों के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे गुणों के आधार पर। लेवल 1 जो है, यानी लेवल 1 में क्या एनालिसिस करेंगे, गुणों के आधार पर एनालिसिस। लेवल 2 में क्या करेंगे, गुणों के बीच, ठीक है, हमने गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग कर दिया, अब गुणों के बीच क्या करेंगे, उन्हें अलग अलग करेंगे। ठीक है, यानी फिर हम कह सकते हैं कि उनमें रिलेशन देखेंगे, या जैसे कि रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपका लेवल 2 में क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल यानी निगमन यानी डिटेक्शन। एक बार चेक कर लेना डिरेक्शन या डिरेक्टिव, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर। और लेवल 3 जो है गुणों को सिद्ध करने, गुणों की सिद्ध करने की बात करेंगे। यहाँ पर आपके जो उसके प्रॉपर्टी है उसको आप देखेंगे किसमें, फॉर्मल में। और रिगर आपका 4 है, ये आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए आप यहाँ पर इसका विश्लेषण की विजुअलाइजेशन इन मानसिक चित्रण, ठीक है, इसमें क्या है, रियल लाइफ से देखकर आपको सिखाता है, या फिर आप बच्चों को सिखाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा मुझे लगता है, रियल लाइफ से उसे देख कर सिखाएंगे। इस स्तर पर बालक आकृति के बारे में सोच यानी देख सकते हैं, ठीक है, सोच अपनी डेवलप करेंगे देखकर, और विभिन्न आकृतियों को वर्णित या वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज आपने बोल दिया बच्चों ये त्रिभुज है, तो बच्चों को समझ में तो आएगा नहीं सर जी क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज है। लेकिन जब आप उन्हें बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड पर मार्कर से या आप चौक से बना के दिखाएंगे कि ये 3 लाइनें हैं, 3 तीलियाँ हैं, जब मैंने इन्हें मिला दिया तो ये त्रिभुज बन गया, तो दैट इज ए त्रिभुज। फिर ऐसे ही आपका स्क्वायर, फिर आपका ऐसे गोला, ठीक है, यानी वृत्त जिसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से भुजा के आकार के आधार पर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका मैंने क्या बताया, पहली चीज़ मानसिक चित्रण उनमें डेवलप करेंगे चित्र के द्वारा। ठीक है, फिर एनालिसिस, देखिए बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी मैंने भी लिखी है कायदे में, लेकिन जो मैं समझा हूँ मैंने आपको एकदम बताया समझा के, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में सेट हो जानी है। ठीक है, एनालिसिस में क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कौशल, ठीक है, गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत करेंगे, यानी उसके जो गुण हैं उसके आधार पर बताएंगे कि ये चीज़ है। तथा चित्र भी बना लेते हैं इसमें। ठीक है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। मतलब इस लेवल पे जब बच्चा पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, चित्र, पहले तो केवल चित्र के यानी चित्र के आधार पर बता रहा था कि ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, ये वगैरह वगैरह। ठीक, उसके बाद उसका विश्लेषण भी कर देगा, चित्र तो है ही उसके समझ में, और प्लस का विश्लेषण भी कर देगा। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेते हैं तथा उनके प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। वे आकृतियों को देखकर उनके गुणों को समझ लेते हैं। ठीक है, वो आकृति को भी देखेगा तो उनके गुणों को समझ लेगा, किंतु उनमें समानता या संबंध अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, उसका जो बुद्धि है यानी मानसिक क्या कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल है, वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई कि वो अभी उनका रिलेशन ही बताने लगे। ठीक है, उनके रिलेशन की बात नहीं कर पाएगा, वो केवल ये बताएगा कि ये जो है 4 इसकी मतलब कि दीवारें हैं, किसी मकान में जाएगा तो हाँ ये स्क्वायर शेप में है, इसकी 4 दीवारें से बनता है स्क्वायर, तो मतलब इस प्रकार से वो विश्लेषण कर देगा। जैसे ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो वो बता देगा। अब आते हैं इनफॉर्मल डिडक्टिव, मैं बोल रहा था मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था,
इनफॉर्मल डायरेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, यानी औपचारिक अनौपचारिक निगमन, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, लेवल 2 यानी 3 पे पहुँचे हैं तो हम लेवल 2 में पहुँचे हैं। इसमें कौशल भाषाई, ठीक है, विकास जो है इसका आपका कौशल भाषाई आधार पर कर लेते हैं। इस स्तर पर बच्चे ना सिर्फ गुणों के बारे में सोचते हैं बल्कि वे विभिन्न आकृतियों के मध्य, ठीक है, भाषाई आधार पर समाध्य की मेन लाइन यहाँ से आएंगे। कौशल कौन सा विकास कर रहे हैं, उसका भाषाई कौशल का विकास हो जाएगा। और मध्य जो भाषा आधार पर समानता व संबंध भी बता सकता है, ठीक है। इस पर बच्चे जो इस स्तर पर यानी बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर लेते हैं, यानी उनके वित्तीय बुद्धि यानी मानसिक जो है उनका डेवलप हो जाता है कि अब वो इस समय पर क्या करते हैं, उसकी परिभाषाओं को निर्माण का मतलब बनाएंगे नहीं, परिभाषाएं उन्हें याद होंगी, उनके बारे में बता सकते हैं, उनका वो रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते, यानी अभी वो थ्योरम वगैरह को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बोलकर बता देंगे कि इसका ऐसा ऐसा है। फॉर्मल में आपका लेवल 3 पहुंचा है फॉर्मल, औपचारिक निगमन, कौशल सिद्ध करना। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न गुणों के बारे में लॉजिकली सोचने, नहीं लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई, देख लीजिए। ये जो है विशेष आकृतियाँ जो होती हैं, आकृतियों संबंधी स्थापित करें, यानी विशेष आकृति के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, उसको लॉजिकली मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रिगर जो है आपका IIT और BSc वगैरह लेवल पर हो जाता है, ये आपसे इसमें पूछे नहीं जाते, ठीक है। NCF आ गया। NCF जो है 2005 का लक्ष्य, ठीक है, NCF 2005 है और इसका लक्ष्य क्या है, तो ये प्रोफेसर यशपाल जो सदस्य थे इनके, तो पहली बात बोलता है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में, उसमें सबसे पहली बात बोली कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ऐसे सुनिए। और इसमें रोट लर्निंग नहीं कराएंगे आप, ठीक है, उसे निजात पाने में, उसको मतलब रोट लर्निंग से उसे निजात पाने की बात करेंगे, यानी उसको कहेंगे भाई रट्टा नहीं मारना, तो हमें समझने पे जोर दिया जाएगा, रट्टनिफिकेशन यानी कह सकते हैं, उस पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा प्रणाली जो है उसमें सुधार करने, लिंग, जाति, धर्म आदि वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। लिंग या जाति या धर्म, इससे किसी चीज़ का मतलब मुझे केवल पढ़ाई के समय पढ़ाई की बात करनी चाहिए, वहाँ पर कौन से धर्म से है, कौन से लिंग से है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, ये NCF बोल रहा है। फिर NCF 2005 जो है के अनुसार एक चीज़ और बोली गई है, बच्चों के स्कूली ज्ञान को घर और उसके आसपास के जीवन से जोड़ना। भाई बार बार एक बात बोली जाती है कि आप मैथ पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, अरे तमाम सब्जेक्ट हैं, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन बात यह है कि आप उसको रियल लाइफ से कॉन्सेप्ट को जोड़ के समझें, जिससे कि वो जब बाहर निकले तो उसके नज़रों में, उसके दिमाग में वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो चीज़ दिखनी चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पर उसको लॉजिकली वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो मतलब कहने क्या है, इसके लिए बच्चे को अपने बाह्य अनुभवों के बात करने का मौका, अब ऐसा भी नहीं बच्चे को आगे भी अपना बता दिया बात, तू क्या बोल रहा है ना चुप बैठ, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोलने का मौका दो, उसको अपनी बात रखने का मौका दो, जिससे वो उसमें एक तो विश्वास आएगा और उसके बाद वो अपने कॉन्सेप्ट को रखेगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से समझ पाएगा और समझा पाएगा अपनी बात को। शिक्षा का तीसरा जो मुख्य लक्ष्य है आत्मज्ञान, यानी शिक्षा खुद को खोजने, यानी खुद की सच्चाई जानने की निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है, ठीक है। और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें, यानी एक ही स्कूल में बहुत सारे जगह से बहुत सारी संस्कृति के बच्चे आते हैं जो कि वो काफ़ी हेल्प करते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। आप सबसे पहले टीचर को करना चाहिए, फिर टीचर ही बच्चों को समझा सकता है, ठीक है। इस पे वैसे क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, एक क्लास है, उसमें एक बच्चे के टिफिन में ये खाना है, एक बच्चे के टिफिन में वो खाना है, तो इस प्रकार की संस्कृति का भी पता लगता है, ठीक है। कोई ढोकला खा रहा है, कोई मतलब पंजाबी है तो वो कुछ खा रहा है, कभी और हिंदू है तो वो कुछ ला रहा है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप यानी संस्कृति विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ क्या कहते हैं कल्चर की बात समझा सकते हैं उसे। अब आपका कॉन्सेप्ट आ गया ये आर्गुमेंटेशन कॉन्सेप्ट 2, तो इसको हम कल क्लास में करते हैं, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, काफ़ी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इसे एक बार रिवाइज़ कर लें, और अगर किसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं तो प्लीज़ आप इस पर कॉन्टैक्ट या मैसेज ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत ही कम दामों में नोट्स मिल जाएगा 399। और बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा।